Our re-engineered ECR will transform our approach, ensuring seamless integration and unmatched efficiency. नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं ईपीएफओ के एक बहुत बड़े और जरूरी अपडेट की। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। ईपीएफओ एक नया इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर सिस्टम ला रहा है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपके काम करने के तरीके को कैसे बदलने वाला है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या, ये काम कैसे करेगा, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने का नया तरीका क्या है, इसमें क्या क्या ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स हैं और सबसे जरूरी इस बदलाव के लिए तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बदलाव की जड़ क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, ये नया रीवैम्प्ड ईसीआर आखिर है क्या और ये पुराने सिस्टम से अलग कैसे है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये ईपीएफओ के मौजूदा ईसीआर सिस्टम का एक अपग्रेडेड स्मार्ट वर्जन है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया आसान और ज्यादा सटीक हो सके। और हां, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, सितंबर 2025 से ये सभी एम्प्लॉयर्स के लिए कंपलसरी हो जाएगा। यही है इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा सार। पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर्स रिटर्न फाइल करते थे और पेमेंट एक ही साथ एक ही प्रोसेस में करते थे, लेकिन अब इन दोनों कामों को अलग कर दिया गया है। अब पहले रिटर्न फाइल होगा, सिस्टम उसे चेक करेगा और उसके बाद पेमेंट होगी। यह सुनने में शायद छोटा सा बदलाव लगे, पर यह पूरे वर्कफ्लो को बदल देता है। तो इस नए सिस्टम में कई बेहतरीन चीजें हैं। रिटर्न और पेमेंट को अलग करने के अलावा इसमें सिस्टम बेस्ड चेक्स भी हैं, जो आम गलतियों को होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। और तो और, देर से पेमेंट पर जो ब्याज और हर्जाना लगता है, वो भी अब सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। और एक अच्छी खबर यह है कि आपकी ईसीआर टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये नई प्रक्रिया असल में स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती है, फाइल अपलोड करने से लेकर फाइनल पेमेंट तक। नई प्रक्रिया अब इन 6 आसान स्टेप्स में बट गई है। शुरुआत होती है फाइल अपलोड करने से। आप अपनी नॉर्मल ईसीआर फाइल पोर्टल पर अपलोड करेंगे, फिर सिस्टम उसे वेरीफाई करेगा। अगर कोई भी गलती होगी तो वो तुरंत बता देगा। सब कुछ ठीक होने पर आप रिटर्न को अप्रूव करेंगे। इसके बाद सिस्टम एक समरी बनाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कितना अमाउंट देना है। फिर एक टेम्परेरी रिटर्न रेफरेंस नंबर यानी टीआरआरएन के साथ चालान जनरेट होगा और आखिर में उसी टीआरआरएन से पेमेंट हो जाएगी। और बस पेमेंट होते ही काम पूरा। एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए और कंप्लायंस के सबूत के तौर पर पोर्टल से चालान की रसीद आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, है ना? तो अब सवाल यह है कि ये नया सिस्टम गलतियों को और अलग-अलग फाइलिंग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है। चलिए देखते हैं। इस सिस्टम में अब 3 तरह के रिटर्न हैं। रेगुलर रिटर्न तो हो गया आपका नॉर्मल मंथली फाइलिंग। अगर आप किसी एम्प्लॉय को जोड़ना भूल गए तो उसके लिए है सप्लीमेंट्री रिटर्न। और अगर आपको पहले जमा किए गए किसी रिटर्न में सैलरी या कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ठीक करना है तो उसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न का इस्तेमाल होगा। अब एक बहुत जरूरी सवाल जो कई लोगों के मन में होगा, मान लीजिए आपने रिटर्न अप्रूव कर दिया और तभी आपको एक गलती दिखी, तो क्या होगा? क्या आप उसे कैंसिल कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसे याद रखना है। एक बार रिटर्न अप्रूव हो गया तो वो फाइनल है, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कोई भी सुधार करने के लिए आपको एक रिवाइज्ड रिटर्न ही फाइल करना होगा, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। आप बात करते हैं इस सिस्टम की एक बहुत ही स्मार्ट चीज की। इसके अंदर बने ऑटोमेटिक सेफ्टी चेक्स, जो एम्प्लॉयर्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। हो सकता है आपको कभी ऐसा कोई एरर मैसेज दिखे। देखने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर घबराने की बात नहीं है। ये असल में आम गलतियों को रोकने के लिए आपकी मदद करने के लिए ही है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सिस्टम ये पक्का कर रहा है कि आप सिर्फ उसी टाइम पीरियड का पैसा जमा करें जब वो एम्प्लॉय असल में आपके साथ काम कर रहा था, यानी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीविंग के बीच का समय। ये गलत पेमेंट्स को रोकता है। और ये अकेला चेक नहीं है, सिस्टम बैकग्राउंड में और भी कई चीजें अपने आप चेक करता है, जैसे कि कौन पेंशन के लिए एलिजिबल है, 58 साल की उम्र के बाद पेंशन जमा ना हो, यूएन और मेंबर की डिटेल सही है या नहीं। ये सब इसलिए है ताकि गलतियां कम से कम हो और कंप्लायंस आसान हो जाए। तो अब जब हम सिस्टम को समझ गए हैं तो बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, ताकि ये बदलाव बिल्कुल आसानी से और बिना किसी परेशानी के हो जाए। देखिए, सफल होने के लिए एक अच्छी पेरोल चेकलिस्ट बनाकर रखें। जब कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़े तो उसे सिस्टम में तुरंत अपडेट करें। इससे गलत पेमेंट नहीं होगी। हमेशा सही रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करें और पक्का करें कि आपकी टीम को इस नए प्रोसेस की पूरी ट्रेनिंग मिली हो। और हां, अपने सारे टीआरएन और चालान को संभालकर एक जगह स्टोर करना ना भूलें।
अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट को ध्यान से चेक किए बिना अप्रूव न करें, क्योंकि एक बार अप्रूव हो गया तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। ये पक्का करें कि नौकरी छोड़ने वाले एम्प्लॉइज को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अपने चालान और टीआरएन को सुरक्षित रखें और पेमेंट में देरी तो बिल्कुल न करें, क्योंकि अब जुर्माना ऑटोमेटिकली और तुरंत लग जाएगा। अच्छा, एक और जरूरी बात, यह बदलाव एकदम से सख्ती से लागू नहीं होगा। एक ट्रांजिशन पीरियड भी है। सितंबर 2025 से यह अनिवार्य तो है, लेकिन ईपीएफओ एम्प्लॉयर्स को आदत डालने में मदद करने के लिए पहले 4 महीनों तक नियमों में कुछ छूट देगा। लेकिन हां, उस पीरियड के बाद सारे नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। और ये सारी जानकारी हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। यह बदलाव आ रहा है और ये एक बड़ा बदलाव है। तो असली सवाल यह है, क्या आपकी प्रक्रियाएं, आपकी टीम और आपके सिस्टम इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं जो सितंबर 2025 में आने वाला है? Hey everyone, and welcome. So if you're an employer or you're on an HR team that handles payroll, you already know that staying on top of EPFO compliance is absolutely non-negotiable. Today, we're going to demystify the big changes that have come to the ECR system, and we'll break down exactly what you need to know to stay compliant. You've probably heard phrases like revamped ECR or re-engineered ECR floating around. And if you're kind of wondering, okay, what's actually changed here and how does this affect my monthly routine? Well, you've come to exactly the right place. We're about to clear it all up. So what is it really? At its core, the revamped ECR is a total redesign of the system we're all used to. The whole idea is to introduce a process that's way more structured and validated, one that really helps you get your filings right on the very first try. And just so we're clear, this isn't some change happening way off in the future. This new system becomes mandatory for everyone, starting from the wage month of September 2025, which means the time to really get the hang of it and get your own processes ready is right now. All right, so here's what we're going to cover. We'll look at what this revamp really means. We'll walk through the brand new workflow. We'll see how to handle common things like corrections, point out some key rules to know, and then we'll wrap it all up with a simple compliance checklist to keep you on track. Okay, first things first. Let's get right to the heart of what makes this new system so fundamentally different from the old one. Now, this slide right here, this captures the single biggest change you need to understand. In the old system, filing your return and making the payment was pretty much one single action. Now, they are two completely separate steps. You first have to file, get your return validated and approved, and only then can you generate the challan to actually make the payment. And this separation is just part of the bigger picture. The new system has some really powerful built-in validations to catch errors before you submit. It also automatically calculates any interest or damages for late payments, and it gives you a clear path for revising past returns if you happen to find a mistake. Oh, and some good news for your tech teams, the .txt file format you use for uploads, that hasn't changed at all. So, what does this actually look like in practice? Let's walk through the new workflow step by step. So here's how it goes. You upload your ECR file, just like you always have, but now the system instantly runs a whole bunch of checks. If it finds any errors like a bad UAN or an incorrect wage entry, it'll flag them for you. You then correct your file and re-upload it. Once your file passes all the checks, you formally approve the return. Only at that point does the system generate your challan, which comes with something new called a TRRN. That's a temporary return reference number. You'll use that TRN to make your final payment. Honestly, the best way to think about this is that EPFO has built a smart checker right into the process. It's really designed to help you catch and fix potential problems up front, which, as you know, saves a ton of headaches down the line. Right, but we all know that payroll is never that simple, is it? Mistakes happen. So how does this new system deal with common things like missing an employee or needing to correct some data? So let's imagine this, because it happens all the time. You've done your monthly filing, the payment's gone through, you're feeling good, and then you get that sinking feeling. You realize you completely missed an employee. Now what? Okay, this is where you really need to know about the 3 different types of returns. Your regular return is just your standard monthly filing for everyone. Now, if you missed someone, you'll use a supplementary return specifically to add them for that month.
And if you need to fix data from a past return, like incorrect wages or contribution amounts, you'll use a revised return. Knowing which one to use is crucial. And listen, this next part is super important, so really lock this in. Once you hit that approve button on a return, it is locked in. It cannot be canceled. There's no undo button. Any changes after that point have to be made using a revised return, which is why doing that one final check before you approve is more important than ever. All right, let's dive a little deeper into some of those rules that the Smart Checker enforces, because honestly, knowing these ahead of time is going to make your life so much easier. So the system is now smart enough to automatically catch a few key things. For instance, it'll flag pension contributions for employees who aren't even eligible for EPS. It'll also stop pension contributions for employees over 58, unless they're specifically marked for a deferred pension. And critically, it will flat out prevent you from making a contribution for an employee if you've already recorded their exit date. And this quote right here, it highlights one of the most basic rules of the new system. You have to file in order. You have to be sequential. You can't just decide to file for October if you haven't successfully filed for September 1st. The system forces you to stay completely up to date. Phew! Okay, that was a lot of information. So let's pull it all together now into a simple, actionable checklist that'll help you stay on the right track. And just remember, one of the biggest features here is that the system will automatically calculate and tack on interest and damages for any late payments. So getting this process right isn't just about accuracy, it's about avoiding those unnecessary financial penalties. All right, here we go, your key do's and don'ts. On the do side, definitely maintain a thorough monthly checklist. Always mark employee exit dates promptly, and make sure you're using the right return type for the job. And for sure, train your teams on this new flow. On the don't side, don't ever approve a return without that one last careful check. Don't delay your payments, don't lose track of your TRNs, and don't get new hires mixed up with corrections. Getting these fundamentals right is going to make your entire process so much smoother. And that just about wraps it up. The big shift, the main takeaway, is that we're moving from a file and pay model to a file, validate, approve, then pay model. It asks for a little more care upfront, but it promises a lot more accuracy in the long run. So the big question I'll leave you with is this. Looking at your own process, are you ready for this new Smart Checker system? Thanks for tuning in. नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ के एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी, ये बदलाव उनके इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर फाइलिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसे उन्होंने पूरी तरह से नया रूप दिया है। बिल्कुल एक मेजर ओवरहॉल है ये। और इसको समझने के लिए हमारे पास ईपीएफओ के ही जारी किए हुए FAQs मतलब अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का पूरा दस्तावेज है। हाँ, वो काफी डिटेल्ड है। उसी दस्तावेज की हम गहराई में जाएंगे आज। कोशिश करेंगे कि वो सारी जरूरी बातें निकाल पाएं जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए जानना जरूरी है। सही, क्योंकि ये बदलाव देखिए सितंबर 2025 के सैलरी मंथ से लागू होने वाले हैं, तो तैयारी अभी से करनी होगी। बिल्कुल, वक्त ज्यादा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये री इंजीनियर्ड ईसीआर आखिर है क्या चीज, क्या बदला है, क्या नया है और असल में इसका हम पर, आप पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट, आप शुरुआत में हमें इसका एक ओवरव्यू दे सकती हैं, आखिर ये है क्या और क्यों आ रहा है? जरूर। देखिए, ये जो री इंजीनियर्ड ईसीआर है या रिवैम्प्ड ईसीआर जैसा भी कहें, ये असल में मौजूदा जो ऑनलाइन ईसीआर फाइलिंग सिस्टम है ना, उसी का एक नया, आप कह सकती हैं, बेहतर वर्जन है। इसे सितंबर 2025 के वेतन महीने से, मतलब उस महीने की सैलरी से जो पीएफ कटेगा, उसके लिए अनिवार्य किया जा रहा है। ओके। और इसका मेन मकसद है प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, मतलब आसान बनाना, गलतियों को कम करना और कंप्लायंस यानी नियमों का पालन उसे बेहतर बनाना। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात इसमें यह है कि सितंबर 2025 से पहले के महीनों के भी अगर कोई ईसीआर पेंडिंग है, किसी ने नहीं फाइल किए हैं, तो उन्हें भी इसी नए सिस्टम से ही फाइल करना होगा, पुराने से नहीं। ओ, यानी बैकलॉग भी इसी से क्लियर होगा। तो इसमें नया क्या है, मतलब वो कौन सी खास बातें जो इसे पुराने सिस्टम से अलग बनाती हैं? इसमें कई अहम बदलाव है। शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया और पेमेंट की प्रक्रिया, इन दोनों को अलग कर दिया गया है। अच्छा, वो कैसे? पहले क्या होता था, आप रिटर्न फाइल करते थे और साथ ही पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब एम्प्लॉयर को पहले अपना रिटर्न ऑनलाइन सबमिट करना होगा,
फिर ईपीएफओ का सिस्टम उस रिटर्न डेटा को वैलिडेट करेगा, मतलब उसकी जांच करेगा। जब सिस्टम को लगेगा कि सब ठीक है, कोई गलती नहीं है, तभी वो एक चालान जनरेट करेगा और फिर उस चालान का पेमेंट होगा। ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब पहले हिसाब सही होगा, फिर पैसा जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यही है कि गलतियां जो हैं वो शुरू में ही पकड़ में आ जाएंगी। सिस्टम खुद ही कई तरह की जांच करेगा। जैसे क्या जांच करेगा? जैसे कि मान लीजिए कर्मचारी का वेतन सही डाला है या नहीं, यूएएन वैलिड है या नहीं, मतलब वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, हाँ, यूएन। कहीं पेंशन कंट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस तरह की चीजें सिस्टम पहले ही चेक कर लेगा, तो बाद में जो करेक्शन वगैरह में टाइम लगता था वो बचेगा। और आपने ऑटोमेशन की बात की थी, अगर पेमेंट में देरी हो जाए तब क्या सिस्टम कुछ करेगा? बिल्कुल, ये एक और बड़ा बदलाव है। अगर एम्प्लॉयर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता है तो नया सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही देरी के लिए जो इंटरेस्ट लगता है, हाँ, धारा 7Q वाला। जी, धारा 7Q का इंटरेस्ट और जो हर्जाना या डैमेजेस लगते हैं धारा 14B के तहत, ओके। उन दोनों की कैलकुलेशन सिस्टम खुद कर लेगा और उसे चालान में जोड़ देगा। अरे वाह, तो मतलब अब मैनुअल कैलकुलेशन का झंझट नहीं और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयर को साफ साफ दिखेगा कि उसे टोटल कितना देना है, जिसमें इंटरेस्ट और डैमेज अगर लगा है तो वो शामिल होगा। यानी अब देर करने पर हिसाब तुरंत। अच्छा, और मान लीजिए रिटर्न भर दिया, पेमेंट भी हो गया, बाद में पता चला कि कोई गलती हो गई थी, तब क्या होगा? उसके लिए भी ऑप्शन है, एक रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प दिया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न? जी, अगर आपने कोई रिटर्न जमा कर दिया और बाद में पता चला कि उसमें कोई फैक्चुअल गलती थी, जैसे किसी का वेतन गलत लिख दिया या कंट्रीब्यूशन अमाउंट गलत हो गया, तो आप उसे सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बदल देंगे। उस पर हम आगे बात कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी राहत की बात शायद ये है, FAQs में लिखा है कि ECR फाइल का जो फॉर्मेट है वो .txt वाला लेआउट वो सेम रहेगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है। जो बेसिक टेक्स्ट फाइल बनती है ना .txt फॉर्मेट में, जी जी, उसका स्ट्रक्चर वही रखा गया है, तो एम्प्लॉयर्स को उसी फॉर्मेट में डेटा तैयार करना है। लेकिन उसे अपलोड करने का तरीका, सिस्टम उसको कैसे जांचेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, वो पूरी प्रक्रिया नहीं है और ज्यादा सख्त भी है। तो फॉर्मेट भले ही वही हो, काम करने का ढंग बदल गया है। समझ गया। तो ये जो रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट का अलग होना है, ये असल में काम कैसे करेगा? स्टेप बाय स्टेप अगर बताएं, एक एम्प्लॉयर के लिए प्रोसेस क्या होगा? देखिए, प्रोसेस अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। पहला स्टेप, एम्प्लॉयर अपनी ECR टेक्स्ट फाइल बनाएगा और उसे EPFO पोर्टल पर अपलोड करेगा। ठीक है, अपलोड कर दिया। दूसरा स्टेप, सिस्टम उस फाइल के डेटा की ऑटोमेटिक जांच करेगा, जिसे वैलिडेशन कहते हैं। अगर सिस्टम को कोई गलती मिलती है, जैसे UN गलत है या कंट्रीब्यूशन कम है या कोई रूल मैच नहीं हो रहा, तो वो एरर दिखा देगा। एरर आ गया तो तीसरा स्टेप, एम्प्लॉयर को वो एरर अपनी फाइल में ठीक करना होगा और फिर सही फाइल दोबारा अपलोड करनी होगी। ओके, ठीक करके दोबारा डाला। चौथा स्टेप, जब फाइल बिना किसी एरर के सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है, तब सिस्टम एक ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी जनरेट करेगा। इसमें उस महीने की टोटल देनदारी दिखेगी, प्रिंसिपल अमाउंट, एडमिन चार्जेस और अगर एप्लीकेबल है तो इंटरेस्ट, डैमेज वगैरह। पूरी समरी आ गई। पांचवा स्टेप, इसके बाद एम्प्लॉयर इस समरी के बेस पर एक चालान जनरेट करेगा और इस चालान के साथ एक यूनिक नंबर मिलेगा, TRN। ये नया है? हाँ, टेम्पररी रिटर्न रेफरेंस नंबर। ये उस पर्टिकुलर रिटर्न और महीने के लिए एकदम यूनिक होगा। ओके। छठा स्टेप, एम्प्लॉयर इस TRN का इस्तेमाल करके नेट बैंकिंग या जो भी अप्रूव्ड तरीके हैं उनसे पेमेंट करेगा। पेमेंट हो गया। और सातवां स्टेप, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाकर उसी TRN से पेमेंट की रसीद या अपडेटेड चालान कॉपी डाउनलोड कर सकता है प्रूफ के लिए। तो ये TRN तो बहुत ही जरूरी हो गया फिर। ये तो हर लेन देन की एक तरह से यूनिक आईडी है, रिटर्न और पेमेंट के बीच की। इसको संभाल कर रखना होगा। बिल्कुल, ये TRN बहुत क्रिटिकल है। ये हर रिटर्न कम चालान प्रोसेस का एक तरह से ट्रैकिंग आईडी है। इससे ही पता चलता है कि किस रिटर्न का पेमेंट हुआ है। तो सभी एम्प्लॉयर्स को ये सलाह है कि TRNs, जो चालान जनरेट हुए और जो बैंक पेमेंट की रसीदें हैं, हाँ। इन सबको बहुत ध्यान से संभाल कर रखें। कभी भी ऑडिट हो या कोई वेरिफिकेशन हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होंगे। रिकॉर्ड कीपिंग अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है। अच्छा, आपने पहले रिवाइज्ड रिटर्न का जिक्र किया था। क्या इस नए सिस्टम में रिटर्न फाइल करने के और भी टाइप्स हैं या वही 3 मेन रहेंगे, रेगुलर, सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड? हाँ, टाइप्स तो वही 3 मेन है, लेकिन उनके इस्तेमाल के नियम अब थोड़े और क्लियर और सख्त हो गए। पहला तो है रेगुलर रिटर्न, मतलब नियमित रिटर्न। ठीक है। ये नॉर्मल मंथली रिटर्न है जिसमें उस महीने के सारे एक्टिव एम्प्लॉइज शामिल होते हैं जिनका PF कटना है। ठीक है। दूसरा है सप्लीमेंट्री रिटर्न, यानी पूरक रिटर्न। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई एम्प्लॉई पिछले रेगुलर रिटर्न में छूट गया हो। मान लीजिए कोई नया ज्वाइनी था, उसका डेटा लेट मिला। अच्छा, छूटे हुए को जोड़ने के लिए? जी, तो उसे सप्लीमेंट्री रिटर्न के जरिए उसी महीने के रिकॉर्ड में ऐड किया जा सकता है। और तीसरा वही रिवाइज्ड रिटर्न, यानी संशोधित रिटर्न।
जैसा हमने पहले कहा, ये तब यूज होता है जब पहले जमा किए गए रेगुलर या सप्लीमेंट्री रिटर्न में किसी एम्प्लॉय के डेटा में, जैसे सैलरी या कंट्रीब्यूशन अमाउंट में कोई गलती हो गई हो और उसे ठीक करना हो। समझ गया। और इन करेक्शंस के मतलब सुधार करने के क्या नियम है, खासकर रिवाइज्ड वाले के? क्या एम्प्लॉयर जब चाहे कुछ भी बदल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी रूल्स और लिमिटेशंस हैं। बताइए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी रूल है डाउनवर्ड रिवीजन को लेकर। मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय की पहले बताई गई सैलरी या कंट्रीब्यूशन को कम करना चाहते हैं, हाँ, तो ये रिवाइज्ड रिटर्न से तभी हो पाएगा जब उस एम्प्लॉय के उस महीने की कंट्रीब्यूशन का पेमेंट अभी तक न हुआ हो। ओह, पेमेंट हो गया तो कम नहीं कर सकते? जी, पेमेंट होने के बाद अमाउंट कम करना लगभग नामुमकिन है, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, और अगर बढ़ाना हो तो अपवर्ड रिवीजन? हाँ, अमाउंट बढ़ाना यानी अपवर्ड रिवीजन वो आमतौर पर पेमेंट होने के बाद भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, एक बार आपका रिटर्न सिस्टम ने वैलिडेट करके अप्रूव कर दिया, मतलब TRNN जनरेट हो गया, हाँ, तो आप उस रिटर्न को कैंसिल नहीं कर सकते। डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी सुधार करना है तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए ही होगा। कैंसिलेशन नहीं, सिर्फ करेक्शन। बिल्कुल। और अगर कोई एम्प्लॉय पूरी तरह छूट गया था तो उसे जोड़ने के लिए सप्लीमेंट्री रिटर्न यूज करना है। FAQs ये भी कहते हैं कि एक महीने के लिए एक से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम की कुछ लिमिट्स पर डिपेंड करेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि एक ही एम्प्लॉय को बार बार अलग सप्लीमेंट्री में ना डालें। यानी प्रोसेस अब काफी लॉजिकल और टाइट है। पहली बार में ही सही डेटा डालने पर जोर है। अच्छा, अब आते हैं उन ऑटोमेटिक जांचों पर, वैलिडेशंस पर। आपने जिक्र किया था कि सिस्टम खुद बहुत कुछ चेक करेगा। ये क्या क्या चीजें देखता है? जी, सिस्टम यहाँ काफी स्मार्टली काम करता है। ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस चेक नहीं करता, बल्कि रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं ये भी देखता है। कुछ मेन चेक्स बताऊं तो? हाँ प्लीज। एक तो है EPS एलिजिबिलिटी, मतलब क्या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के लिए पात्र है। जैसे एक रूल है कि अगर कोई 1 सितंबर 2014 के बाद PF मेंबर बना है और उसकी सैलरी 15,000 रुपए महीना से ज्यादा है तो वो EPS के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, तो अगर रिटर्न में ऐसे एम्प्लॉय के लिए EPS कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है तो सिस्टम एरर देगा। ओके, ये तो अहम है। और दूसरा, एज लिमिट। क्या एम्प्लॉय की उम्र 58 साल से ज्यादा है? नॉर्मली 58 की उम्र में EPS कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है। हाँ, सिस्टम ये चेक करेगा। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन लिया है और सिस्टम में अपडेट किया है तो शायद वो अलाउ कर दे, वरना रोक देगा। और बेसिक डिटेल्स? हाँ, वो तो है ही। UN वैलिड है या नहीं, मेंबर का नाम, पिता पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, डेट ऑफ एग्जिट DOE, सैलरी डिटेल्स, कंट्रीब्यूशन अमाउंट, ये सब बेसिक जांच तो होगी ही। फिर डुप्लीकेट एंट्री चेक करेगा, कहीं एक ही एम्प्लॉय 2 बार तो नहीं आ गया रिटर्न में। ठीक। और कंट्रीब्यूशन रेट भी चेक करेगा। ये देखेगा कि कम से कम जो मिनिमम कानूनी रेट है उतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं। हाँ, अगर VPF है, मतलब वॉलंटरी ज्यादा दे रहा है एम्प्लॉय, तो वो अलाउड है। हाँ, काफी डिटेल्ड चेक्स हैं। अच्छा, FAQs में एक खास एरर मैसेज का जिक्र बार बार है, UAN नॉट लिंक्ड टू योर एस्टैब्लिशमेंट और DOG मिसिंग, DOE नॉट अपडेटेड। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये एरर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कई एम्प्लॉयर्स को शुरू में ये फेस करना पड़ सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम किसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तभी एक्सेप्ट करेगा जब 2-3 चीजें सही हो। क्या? पहली, उस एम्प्लॉय का UAN एम्प्लॉयर की कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट के साथ EPFO रिकॉर्ड में लिंक होना चाहिए। ओके, लिंक्ड हो। दूसरी, उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ सिस्टम में अपडेटेड होनी चाहिए। और तीसरी, अगर एम्प्लॉय नौकरी छोड़ चुका है तो उसकी डेट ऑफ एग्जिट DOE सिस्टम में सही अपडेटेड होनी चाहिए और कंट्रीब्यूशन उसी डेट से पहले का होना चाहिए। तो अगर एग्जिट डेट डाल दिए तो उसके बाद का कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर किसी की एग्जिट डेट सिस्टम में अपडेट हो गई, चाहे सही हो या गलती से, तो उस तारीख के बाद के पीरियड का कंट्रीब्यूशन ये नया सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बाप रे, फिर क्या करना होगा? उसको ठीक करवाने के लिए फिर वही प्रोसेस है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर को मिलकर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और EPFO ऑफिस में जमा करके पहले वो एग्जिट डेट ठीक करवानी होगी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एग्जिट डेट टाइम पर और सही मार्क करना बहुत जरूरी है, वरना आगे की फाइलिंग रुक सकती है। ये तो वाकई बहुत ध्यान रखने वाली बात है। एग्जिट मार्किंग में देरी मतलब मुसीबत। चलिए अब कुछ और खास सिचुएशंस पर आते हैं। जैसे 58 साल की उम्र के बाद कंट्रीब्यूशन का क्या होता है? सब बंद? जैसा हमने पहले थोड़ा से टच किया था, 58 की एज के बाद EPF मतलब प्रोविडेंट फंड वाला हिस्सा, उसमें कंट्रीब्यूशन जारी रह सकता है अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों का। अच्छा, PF चलता रहेगा? हाँ, PF चलता रहेगा, लेकिन EPS यानी पेंशन स्कीम 1995 वाला जो हिस्सा है वो नॉर्मली 58 के उम्र में बंद हो जाता है। ठीक है। हाँ,
एक एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन लिया है और उसे सिस्टम में प्रॉपर्ली फ्लैग किया है, सिर्फ तभी पेंशन कंट्रीब्यूशन 58 के बाद भी जा सकता है। और नया सिस्टम इसे कैसे हैंडल करेगा? नया ECR सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा। 58 साल से ज्यादा उम्र वाले एम्प्लॉइज के लिए वो EPS कंट्रीब्यूशन को रोक देगा जब तक कि वो स्पेशल डिफर्ड पेंशन वाला फ्लैग सिस्टम में सेट ना हो। अगर फ्लैग नहीं है तो सिस्टम सिर्फ EPF वाला पार्ट एक्सेप्ट करेगा, EPS वाला रिजेक्ट कर देगा। समझ गया। और इंटरनेशनल वर्कर्स IWs के बारे में क्या नियम है? क्या सिस्टम उनके लिए भी कुछ खास चेक करेगा? जी हाँ, इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए रूल्स थोड़े अलग होते हैं और सिस्टम उनको भी वैलिडेट करेगा। ये मेनली डिपेंड करता है कि IW ने इंडिया में PRF कब ज्वाइन किया और उसकी सैलरी कितनी है। मोटी बात यह है, बताइए। जो IWs 1 सितंबर 2014 के बाद इंडिया में काम शुरू करके PF मेंबर बने हैं और जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, वो EPS 1995 के मेंबर नहीं माने जाते हैं, तो उनके लिए EPS में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाना चाहिए। ओके। और जो IWs 1 सितंबर 2014 से पहले मेंबर बने थे, चाहे उनकी सैलरी उस वक्त की लिमिट से ज्यादा ही क्यों न थी, वो EPS 1995 के मेंबर बने रहेंगे और उन्हें अपनी पूरी सैलरी पर पेंशन कंट्रीब्यूशन देना होगा। नया सिस्टम इन रूल्स के हिसाब से चेक करेगा कि IWs का कंट्रीब्यूशन सही जा रहा है या नहीं। ये नियम तो काफी स्पेसिफिक है। अच्छा, एक और चीज जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो है एरियर पेमेंट। मान लीजिए किसी को पिछले महीनों का बकाया वेतन मतलब एरियर्स मिलते हैं, तो उस पर PF किस महीने का माना जाएगा? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और नया सिस्टम इसे क्लियर करता है। एरियर्स पर PF कंट्रीब्यूशन जमा करने का जो ड्यू मंथ है, मतलब देय महीना, वो महीना माना जाएगा जिसमें एरियर का एक्चुअल पेमेंट हुआ है। एक्चुअल पेमेंट का महीना? जी, जिस महीने में पैसा हाथ में आया या बैंक में क्रेडिट हुआ। ये नहीं कि वो एरियर किस पीरियड का है। उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का एरियर किसी एम्प्लॉय को अप्रैल 2025 की सैलरी के साथ मिला। ठीक है। तो उस एरियर अमाउंट पर जो PF कटेगा उसे जमा करने का ड्यू मंथ अप्रैल 2025 ही माना जाएगा। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च नहीं? नहीं, अप्रैल 2025। और यही तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ड्यू मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट 7Q और डैमेज 14B कैलकुलेट होगा अगर पेमेंट में देरी होती है तो। इसे वो सैलरी के लेट पेमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, उसके नियम शायद अलग हो। ओके, तो एरियर के लिए पेमेंट का महीना ही मेन है। अच्छा, और अगर किसी महीने कंपनी में कोई एक्टिव एम्प्लॉय है ही नहीं जिसका PF जमा करना हो, मान लीजिए नई कंपनी है या सब छोड़ गए, तब ECR फाइल करना है या नहीं? हाँ, ये सिचुएशन भी हो सकती है। ऐसे महीनों के लिए जब कोई एक्टिव मेंबर नहीं है जिसका कंट्रीब्यूशन जमा होना है, इसे हम निल रिटर्न कह सकते हैं। निल रिटर्न। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्पेक्शन चार्जेस जमा करने होंगे, वो तो लगते ही हैं। कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ चार्जेस। जी। और इसके लिए पोर्टल पर एक अलग फैसिलिटी दी जाएगी जिसका नाम शायद डायरेक्ट चालान एंट्री होगा। इसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब उस महीने में कोई भी मेंबर कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल ना हो। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है और एम्प्लॉयर्स को अडेप्ट करना होगा। क्या EPFO इसे लागू करने में शुरू में कोई नरमी या छूट दे रहा है ताकि लोग सिस्टम से फेमिलियर हो जाएं? हाँ, ये अच्छी बात है कि EPFO ने ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए कुछ शुरुआती राहत दी है। FAQs के हिसाब से पहले 4 महीनों के लिए, मतलब संभवतः सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक कुछ रूल्स में थोड़ी ढील है। कैसी ढील? जैसे इस शुरुआती पीरियड में एम्प्लॉयर अपने रेगुलर रिटर्न में चाहे तो सारे एक्टिव मेंबर्स को एक साथ न डालकर सिर्फ कुछ मेंबर्स, सबसेट को शामिल करके भी फाइल कर सकते हैं और बाकी बचे मेंबर्स को उसी महीने के लिए बाद में सप्लीमेंट्री रिटर्न के जरिए ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ शुरू के 4 महीने? जी, शिव शुरुआती 4 महीने, ताकि पेरोल प्रोसेस एडजस्ट करने का टाइम मिल जाए। इसी तरह एग्जिट डेट DOE मार्क करने से जुड़े कुछ वैलिडेशंस में भी पहले 4 महीनों के लिए छूट दी गई है। लेकिन ये टेम्परेरी है। बिल्कुल, FAQs में साफ लिखा है कि ये छूट अस्थायी है। 4 महीने की अवधि के बाद नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। और इन 4 महीनों के बाद नियम क्या होंगे? आपने कहा रेगुलर रिटर्न में सारे एक्टिव मेंबर होने चाहिए, और पिछले महीनों के रिटर्न का क्या? हाँ, 4 महीने की छूट खत्म होने के बाद 2 बातें बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। पहली, किसी महीने का रेगुलर रिटर्न फाइल करते समय उसमें उस महीने के सभी एक्टिव मेंबर्स को शामिल करना मैंडेटरी होगा। आप कुछ को छोड़कर बाकियों को बाद में सप्लीमेंट्री में नहीं डाल पाएंगे, जैसा शुरू में अलाउड है। ओके, सारे एक साथ। और दूसरी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सीक्वेंशियल फाइलिंग का नियम। सीक्वेंशियल फाइलिंग? हाँ, मतलब क्रमानुसार फाइलिंग। नए सिस्टम में एम्प्लॉयर किसी महीने का ECR तभी फाइल कर पाएंगे जब उससे पहले सारे महीनों के ECR सक्सेसफुली फाइल और प्रोसेस हो चुके हों। आप बीच का कोई महीना स्किप करके आगे का रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अरे मतलब आप अक्टूबर 2025 का ECR तब तक फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक सितंबर 2025 का ECR सक्सेसफुली जमा और अप्रूव न हो गया हो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चेंज है।
मतलब एक भी महीना छूटा या अटका तो आगे की पूरी गाड़ी रुक जाएगी। जी हाँ, ये एम्प्लॉयर्स पर टाइम पर और एक्यूरेट फाइलिंग का प्रेशर काफी बढ़ा देगा। कोई भी पेंडेंसी आगे की फाइलिंग को ब्लॉक कर देगी। तो इन सब बदलावों को देखते हुए अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना हो, कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करें और क्या ना करें एम्प्लॉयज के लिए, तो वो क्या होंगे? हाँ बिल्कुल, इस नए सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें तो गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या करें? डूज बताइए। पहला, हर महीने पेरोल चलाते समय एक चेकलिस्ट जरूर मेंटेन करें। कौन एक्टिव है, कौन नया आया, कौन छोड़ गया, किसकी सैलरी बढ़ली, सबका यूएन ठीक है या नहीं, मतलब डेटा रेडीनेस। चेकलिस्ट। दूसरा, जैसे ही कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़े उसकी एग्जिट डेट सिस्टम में तुरंत अगले महीने का रिटर्न भरने से पहले मार्क कर दें। इसमें बिल्कुल देरी ना करें। ओके, एग्जिट डेट तुरंत। तीसरा, पोर्टल पर फाइल अपलोड करने से पहले हो सके तो अपने डेटा की एक इंटरनल जांच कर लें। आजकल कई सॉफ्टवेयर में ये वैलिडेशन टूल्स होते हैं ताकि सिस्टम में एरर कम आए। ठीक है, प्री वैलिडेशन। चौथा, अपनी जरूरत के हिसाब से सही रिटर्न टाइप चुने, रेगुलर, सप्लीमेंट्री या रिवाइज्ड। गलत टाइप यूज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा, हर TRN, चालान और पेमेंट रसीद का रिकॉर्ड, चाहे डिजिटल हो या फिजिकल हो, बहुत संभाल कर रखें। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग। छठा, EPFO की वेबसाइट और उनके सर्कुलर्स पर नजर रखें। सिस्टम नया है तो हो सकता है शुरू में कुछ और क्लैरिफिकेशंस या अपडेट्स आएं। अपडेटेड रहें। सातवां, अपनी HR और पेरोल टीम को इन नई प्रोसेसेस और वैलिडेशन रूल्स पर अच्छे से ट्रेन करें। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। ट्रेनिंग। और आठवां, खासकर शुरू के महीनों में पेरोल प्रोसेस और PF जमा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, मतलब बफर टाइम लेकर चलें, ताकि अगर कोई एरर आए या करेक्शन करना पड़े तो ड्यू डेट मिस ना हो। बफर टाइम। ये तो हो गए क्या करें। अब क्या ना करें, डोंट्स। हाँ, क्या ना करें, डोंट्स। पहला, सिस्टम जो रिटर्न स्टेटमेंट दिखाता है, फाइनल अप्रूवल से पहले उसे बिना ध्यान से देखे या जांचें अप्रूव करके TRNN जनरेट ना करें। एक बार अप्रूव हो गया तो कैंसिल नहीं होगा, फिर सिर्फ रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है। बिना जांचे अप्रूव ना करें। दूसरा, जैसा पहले भी कहा, एम्प्लॉइज की एग्जिट डेट मार्क करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। वो सिस्टम में एक्टिव दिखते रहेंगे और बाद में फाइलिंग रोक सकते हैं या गलत कंट्रीब्यूशन की डिमांड आ सकती है। एग्जिट डेट में देरी ना करें। तीसरा, कभी कभी लोग नए जॉइनीज और मौजूदा मेंबर्स के करेक्शंस को एक ही फाइल में मिक्स कर देते हैं। ऐसा करने से बचें। नए जॉइनीज के लिए सप्लीमेंट्री और करेक्शंस के लिए रिवाइज्ड रिटर्न यूज करें। मिक्सिंग ना करें। चौथा, TRNN, चालान या रसीदें खोएं नहीं या उन्हें हल्के में ना लें। ये आपके ऑडिट ट्रेल्स हैं। रिकॉर्ड्स न खोएं। और पांचवा, पेमेंट में देरी करने से बचें। अब इंटरेस्ट और डैमेज सिस्टम खुद जोड़ेगा तो वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। कोशिश करें टाइम पर पेमेंट हो। पेमेंट में देरी ना करें, बहुत बढ़िया। ये डूज एंड डोंट्स तो बहुत काम के हैं। अच्छा, अब उन एस्टैब्लिशमेंट्स का क्या जो PF, EPS या EDLI स्कीम से एग्जेम्प्टेड है, मतलब छूट प्राप्त है, क्या उनके लिए भी इस नए ECR सिस्टम में कुछ बदला है? जी हाँ, एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए भी ये नया सिस्टम लागू होगा और उन्हें भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। जैसे? सबसे जरूरी है कि रिटर्न फाइल करते समय वो सही एग्जेम्पशन फ्लैग चुने। सिस्टम में ऑप्शन होगा ये बताने का कि आप किस स्कीम से एग्जेम्प्टेड है, PF से, EPS से, EDLI से या तीनों से। अच्छा, सही फ्लैग चुनना है। जी, क्योंकि सिस्टम उसी फ्लैग के बेस पर वैलिडेशन लगाएगा कि आपसे कौन सा कंट्रीब्यूशन लेना है और कौन सा नहीं। और अगर फ्लैग गलत दिख रहा हो सिस्टम में तो? हाँ, ये हो सकता है। अगर किसी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि EPFO सिस्टम में उनकी एग्जेम्पशन का स्टेटस गलत दिख रहा है, तो उन्हें रिटर्न फाइल करने से पहले ही अपने रीजनल EPFO ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके उसे ठीक करवाना चाहिए। गलत फ्लैग के साथ फाइल करेंगे तो सिस्टम गलत डिमांड जनरेट कर सकता है। ओके, पहले फ्लैग ठीक कराएं। फिर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ PF स्कीम से एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनका अपना PF ट्रस्ट है, हाँ, तो भी उन्हें ECR फाइल करते समय एम्प्लॉइज की EPF सैलरी और PF कंट्रीब्यूशन, जो उनके केस में 0 होगा या ट्रस्ट के रूल के हिसाब से, वो दिखाना होगा। सिस्टम चालान बनाते समय PF अमाउंट हटा देगा, पर रिटर्न में इंफॉर्मेशन देनी होगी। जानकारी देनी है, पैसा नहीं। बिल्कुल। इसी तरह अगर EDLI से एग्जेम्प्टेड है तो भी EDLI वेजेस रिटर्न में दिखानी होंगी। सिस्टम EDLI कंट्रीब्यूशन 0 कैलकुलेट करेगा। ठीक है। और अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट तीनों स्कीम EPF, EPS और EDLI से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है, तब भी उसे रिटर्न में इन सब से जुड़ी सैलरी और कंट्रीब्यूशन, जो 0 होगा, का पूरा ब्यौरा देना होगा। चालान बनाते समय सिस्टम सिर्फ जो एप्लीकेबल इंस्पेक्शन चार्जेस है वही मांगेगा। अच्छा, तो मतलब एग्जेम्पशन का मतलब ये नहीं कि ECR नहीं भरना या डिटेल्स नहीं देनी। डिटेल्स पूरी देनी है, बस सिस्टम कैलकुलेशन अलग करेगा। एग्जैक्टली, जानकारी पूरी चाहिए, कंप्लायंस सबके लिए है। ये सब समझने के लिए काफी कुछ है वाकई। क्या एम्प्लॉयर्स की मदद के लिए EPFO ने कोई डिटेल्ड गाइड या यूजर मैनुअल जैसा कुछ दिया है? हाँ, बिल्कुल। EPFO ने इस नए सिस्टम के लिए एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल रिलीज किया है।
उसका नाम है यूजर मैनुअल री इंजीनियर्ड ECR v3.0। ओके, वर्जन 3.0। जी, ये मैनुअल EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, epiindia.government.in, वहां एम्प्लॉयर्स वाले सेक्शन में मिल जाना चाहिए। और इसमें क्या है? चालान कैसे बनेगा, TRN का क्या रोल है, पेमेंट कैसे होगा, अलग अलग रिटर्न, रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री कैसे फाइल करने हैं, और अगर कोई एरर आता है तो उसका क्या मतलब है और उसे कैसे ठीक करना है, सब कुछ है उसमें। तो एम्प्लॉयर्स को वो पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरी तो यही सलाह है कि सभी एम्प्लॉयर्स, खासकर उनकी पेरोल और HR टीम्स, इस मैनुअल को ध्यान से जरूर पढ़ें। इससे काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये थी EPFO के नए और सुधारे हुए ECR सिस्टम पर हमारी डिटेल बातचीत, जो सीधे EPFO के FAQs पर आधारित थी। जैसा हमने देखा, काफी कुछ बदल रहा है। रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट का अलग होना, सिस्टम की ऑटोमेटिक जांच का सख्त होना, और सबसे बढ़कर वो सीक्वेंशियल फाइलिंग की बाध्यता। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट डज इट ऑल मीन? मेरे हिसाब से तो इसका सीधा मतलब है कि एम्प्लॉयर्स को अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट, एक्यूरेट और टाइम बाउंड होना पड़ेगा। डेटा क्वालिटी और टाइमली कंप्लायंस अब सिर्फ गुड टू हैव नहीं, बल्कि मस्ट हैव बन गया है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने। समय पर और बिल्कुल सही डेटा फाइल करना, सारे रिकॉर्ड्स को एकदम व्यवस्थित रखना और रूल्स को बारीकी से फॉलो करना, ये अब पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये स्टेप निश्चित रूप से EPFO की तरफ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, गलतियों को कम करने और ओवरऑल PF सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे EPFO को डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जो शायद आगे पॉलिसी बनाने या फ्रॉड रोकने में भी मदद करे। हाँ, ये बात भी सही है कि शुरू में एम्प्लॉयर्स को इस नई प्रोसेस को समझने में, अपने सिस्टम्स को इसके हिसाब से ढालने में थोड़ा टाइम और एफर्ट जरूर लगेगा। एक लर्निंग कर्व तो रहेगा। बिल्कुल। और अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक पॉइंट, ये जो नया ज्यादा ऑटोमेटेड और डेटा ड्रिवन ECR सिस्टम आ रहा है, ये भविष्य में एम्प्लॉय बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे लैंडस्केप को और कैसे बदल सकता है? क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये एम्प्लॉयर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम करेगा क्योंकि सिस्टम खुद बहुत कुछ कर रहा है, या फिर ये नई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा करेगा क्योंकि नियम और भी सख्त हो गए हैं और हर कदम पर एक्यूरेसी की डिमांड बढ़ गई है? इस पर जरूर सोचिएगा।